अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्माकोलॉजी की एमसीक्यूज़। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर और उसको हमने हल भी किया था कि किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है और उसमें आपने किस तरह से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी की जो एमसीक्यूज़ है 40 एमसीक्यूज़। और 40 एमसीक्यूज़ जो है ना ये हमारे पास है, एग्ज़ाम है हमारे पास जनवरी 2021 का। ठीक हो गई बात। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं बता दूं कि इसके लिए जो टाइमिंग है ना वो 1 आवर है और इसकी जो मार्क्स है वो है 40 मार्क्स। क्लियर हो गई बात। तो 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको जो है ना आपने अवेल करना है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड मार्क्स होते हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस तरह के होते हैं जिसमें हम ईज़िली जो है ना मार्क्स बना सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो मैंने एनाटॉमी की और फार्माकोलॉजी की लेक्चर जो है ना वो अपलोड किए हुए हैं। तो उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में भी जाएंगे क्योंकि ये फार्माकोलॉजी तो सेकंड सेमेस्टर का है। और इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर है जिसमें स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास हेल्थ है, पैथोलॉजी है, फार्मेसी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्लोली हम उसको अपलोड भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है ना वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या कह रहा है कि द कम्बिनेशन ऑफ कार्बिडोपा अलॉन्ग विद डैश इन पार्किंसन डिजीज़ इन एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशिएशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो हमारे पास कार्बिडोपा है ना, इसके साथ कौन सा ड्रग ऐसा लगेगा जिसको हम पार्किंसन डिजीज़ की प्रोसेस को या ट्रीटमेंट के लिए पोटेंशिएट करें। ठीक है, मतलब पोटेंशिएशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हम कार्बिडोपा के साथ कौन से ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पार्किंसन डिजीज़। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ना वो है हमारे पास लेवोडोपा। ठीक है, मतलब जब हम पोटेंशिएशन के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं ना वो इसके साथ है, वो है लेवोडोपा। क्लियर हो गई बात। तो ये एक एक एमसीक्यूज़ आप अपने साथ जो है ना सेव करते जाएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द ड्रग विच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द साइटोक्रोम 450 P450 एंजाइम इज कॉल्ड डैश। अब वो कौन से ड्रग्स हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं? किस चीज़ की एक्टिविटी? जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को जो ड्रग्स इंक्रीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है प्रो ड्रग। ठीक हो गई बात। अच्छा, प्रो ड्रग हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं जो एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 द पार्शियल एगोनिस्ट इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज एन एजेंट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस द फुल इफेक्ट इवन एट अ डैश डोजेस। क्या मतलब है कि पार्शियल एगोनिस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो पार्शियल एगोनिस्ट हमारे पास वो इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि वो एजेंट जिसको हम जो है ना फुल इफेक्ट तो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको मैक्सिमम डोज भी दे दे, मैक्सिमम, इसमें हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डोज भी दे दे, तो उससे फुल इफेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। सो ए पार्शियल एगोनिस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि बेस्ट डिस्क्राइब एज एन एजेंट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस द फुल इफेक्ट इवन एट ए मैक्सिमम डोज। मैक्सिमम डोज आप देंगे भी तो फिर भी जो है ना ये इफेक्ट प्रोड्यूस, फुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, वो है हमारे पास चौथा नंबर। और वो क्या कह रहा है कि डैश इज़ ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट चॉइस फॉर द पेशेंट विद एन एक्नी वल्गैरिस। अब एक्नी वल्गैरिस में हम कौन सा अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है एरिथ्रोमाइसिन। क्लियर हो गई बात। एरिथ्रोमाइसिन को हम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ए ड्रग विच बाइंड्स टू ए रिसेप्टर ऑन ए सेल सरफेस एंड देन डिप्रेस द कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड डैश। अब हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं ना कि वो जब रिसेप्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो उसको, उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी, इसको हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं, एगोनिस्ट। क्लियर। और दूसरा हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं जो एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं,
एंटागोनिस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है एंटागोनिस्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, द डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन इज द साइड इफेक्ट ऑफ डैश ड्रग। अब हमारे पास जो है ना कौन सा ऐसा ड्रग है जिसमें हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन हो सकती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन डिक्रीज हो सकती है। तो अगर आप देख ले, एस्प्रीन नहीं है, एस्प्रीन हमारे पास ऐसा ड्रग है जिसके ज़रिए जो है ना जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो कम हो सकती है, क्योंकि ये हमारे पास ब्लड थिनर है, ठीक है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन बहुत सारे ड्रग्स की वजह से हो सकती है, लेकिन एस्प्रीन इज़ द मोस्ट कॉमन वन। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। सो डैश रूट हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब ये बिल्कुल बेसिक से लिया गया है, लेकिन इस एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए आपको ये होना चाहिए कि बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज़ होती है, 100% का क्या मतलब होता है, और कौन कौन से ऐसी रूट्स है। तो अगर आप हम देख ले, IV जो रूट होता है ना, IV, ठीक है, तो उसमें जो हम ड्रग जो भी ड्रग हम अवेल करते हैं तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या होती है, वो 100% होती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। सो आइडोसिनक्रेसी इज़ एन अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू ए ड्रग ड्यू टू डैश। अब आइडोसिनक्रेसी का क्या मतलब है? आइडोसिनक्रेसी अगर आपको याद हो, मैंने क्वेश्चन पेपर में डिस्कस भी किया था। सो आइडोसिनक्रेसी का मतलब है कि जो अनयूजुअल रिस्पॉन्स होता है ना ऑफ ए बॉडी टू ए ड्रग। क्लियर हो गई बात। तो ये क्यों होता है? तो ये असल में होता है इम्यून मेडिएटेड टॉक्सिसिटी की वजह से। जो इम्यून सिस्टम है ना वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से आइडोसिनक्रेसी का जो इफेक्ट है वो आ जाता है। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ड्रग्स कॉजेज डैश इन द चाइल्ड। अब सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हमारे पास बहुत सारे डैमेजेस जो है ना वो कॉज कर सकता है इन द चिल्ड्रन, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डैमेज है ना वो है कार्टिलेज डैमेज। कार्टिलेज की जो डैमेज नहीं होती वो कॉज करता है। तो ऑलरेडी अगर आप चिल्ड्रन को देख ले तो उसकी जो बोन्स है वो इतनी पुख्ती नहीं होती कि मतलब वो जो है ना उसको बर्दाश्त कर सके। तो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन अगर आप कंटिन्यूस डोज में देंगे तो उससे ये मसला हो सकता है कि जो उसकी कार्टिलेज है वो डैमेज हो सकती है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं ना कि मैं एक आध जो क्वेश्चन है वो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को वो बताया हुआ है। तो अगर आप उस पर ख़ुद ही सर्च करेंगे ना तो सारा आपको जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो एक आधा जो MCQs है वो मैंने छोड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। सो ये क्या बता रहे हैं कि डैश ड्रग इज़ यूज्ड फॉर मलेरिया कीमोप्रोपाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब ये हमारे पास कौन सा ड्रग है जिसको हम मलेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो एज ए कीमोप्रोपाइलेक्सिस भी होता है और ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। तो कीमोप्रोपाइलेक्सिस का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर एक एरिया है, वहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा है और आप वहाँ पे जा रहे हैं या आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई डिज़ीज़ हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले आप कोई ड्रग जो है ना स्टार्ट कर ले ताकि आपको डिज़ीज़ ना हो। तो वो कौन सा ड्रग है? वो है हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन। क्लियर। तो डॉक्सीसाइक्लिन इज़ अ ड्रग दैट इज़ यूज फॉर द मलेरिया कीमोप्रोपाइलेक्सिस एंड फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये 11 नंबर MCQs बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो 11 नंबर MCQs की अगर हम बात करें ना, सो द को करंट यूज ऑफ द सिप्रोफ्लॉक्सिसिन विद एमाइनोग्लाइकोसाइड इंक्रीज द रिस्क ऑफ। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है ना, ये MCQs ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया हुआ है, और ये मैं यहाँ पे सॉल्व भी नहीं कर रहा क्योंकि इस पे जो है ना ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, ख़ुद इसको स्टडी करना है, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसमें हमारे पास कौन सा आंसर आता है। क्लियर है। अच्छा, मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने सर्च करना है। एक, अगर आपके पास बुक हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है तो आपने क्या करना है कि पहले आपने साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं किस चीज़ की, सिफलोस्फोरिन के। अगर आपको याद हो क्वेश्चन पेपर में इस पर एक क्वेश्चन भी आया था। और दूसरा आपने जो सर्च करना है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने हैं। ठीक है, अब दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स जब आप देखेंगे ना तो आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, अब फिर इसमें जो है ना आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है कि कम्बिनेशन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ना हमारे पास किस चीज़ का जो है ना रिस्क पैदा करता है। तो ये आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि केटामिन इज़ यूज्ड इन रिपीटेड बर्न ड्रेसिंग बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। अब कौन सी एक्टिविटी है यहाँ पे, क्या आ रहा है? सो केटामिन आप याद रखिए ये एनेस्थेटिक्स है। ठीक है, एनेस्थेटिक्स है।
अब यहाँ पे आप 3 वर्ड्स लिख सकते हैं जो भी वहाँ पे टीक हो, क्योंकि यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि ये एनेस्थेटिक्स है एक वर्ड, दूसरा आपने लिखना है कि सेडेटिव है, सेडेशन काज करता है, और एक है हमारे पास पेन रिलीफ। अब मोस्ट कॉमन जो मोस्ट प्रॉबेबली वर्ड है ना वो है पेन रिलीफ। क्यों? क्योंकि बर्न ड्रेसिंग जब हम चेंज करते हैं ना तो बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। कोई स्किन वगैरह जला हुआ उसकी ड्रेसिंग आप चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो उसको रिलीव करने के लिए, उस पेन को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, केटामिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एमोक्सिसिलिन की बात कर लेते हैं। सो एमोक्सिसिलिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू। अब एमोक्सिसिलिन की हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? तो रिमेंबर वन थिंग, एमोक्सिसिलिन आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। मतलब हमारे पास किस चीज़ की जो है इन्वॉल्वमेंट है, किडनी की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, डैश आर दोज विच हैव मैक्सिमल रिस्पॉन्स विद लेस देन 100% रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी इज कॉल्ड। अब हमारे पास वो कौन सी चीज़ है जिस जो है ना हमें मैक्सिमल रिस्पॉन्स देती है, और अगर 100% एक्टिविटी ना हो, 100% ऑक्यूपेंसी ना भी हो, तो वो क्या चीज़ होती है? तो इसका जो आंसर है ना वो है हमारे पास फुल एगोनिस्ट। जो फुल एगोनिस्ट होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट। एक मिनट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है एगोनिस्ट। अच्छा, 15 नंबर में ये क्या कह रहा है कि पैरासीटामोल इज़ द डैश नेम ऑफ द ड्रग। डैश नेम ऑफ द ड्रग का मतलब ये कि ये जेनेरिक है, ये ब्रांड है या केमिकल नेम है। तो ये पैरासीटामोल जो है ना ये हमारे पास जेनेरिक नेम है। क्लियर हो गई बात? फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के 3 नाम होते हैं, एक केमिकल, एक जेनेरिक, एक ब्रांड नेम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो एनाफिलेक्टिक शॉक इज़ मोस्ट कॉमनली विद डैश ड्रग। अब एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में 2 राय हैं लेटेस्ट। एक राय ये कह रहा है कि जो 2017 में है ना, 2017 वाला जो रिसर्च है वो कह रहा है कि ये एनसिड्स नहीं है, इसकी वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो 2020 का रिसर्च है ना उसमें ये कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा एनाफिलेक्टिक शॉक कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप दोनों ही लिख दें कि एनसिड्स एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स कैन कॉज एनाफिलेक्टिक शॉक। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो ब्रोमाज़ेपाम बिलोंग्स टू अ डैश ग्रुप। ब्रोमाज़ेपाम क्या चीज़ है, ये सेडेटिव काज करता है। तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये असल में हमारे पास है बेंजोडाइज़ेपिन्स। क्लियर हो गई बात? ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है। अच्छा, ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ अ ड्रग इज नोन एज। ये अभी बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको याद हो ना, एक फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारे पास डाउन रेगुलेशन का। जब हम एक ड्रग को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग करें तो उसकी जो रिसेप्टर्स हैं ना वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी तादाद में कमी आ जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाउन रेगुलेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कि हमारे पास जो 19 नंबर में क्या कह रहा है कि डैश एनाल्जेसिक्स इज सेलेक्टिव कॉग्स एंजाइम इनहिबिटर्स। अब डैश एनाल्जेसिक कौन सा जो एनाल्जेसिक है जो हमारे पास क्या है, जो एंजाइम इनहिबिटर है लेकिन कॉग्स सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास सिलोकॉक्सिब, ठीक है। सिलोकॉक्सिब हमारे पास एक ड्रग है जो एनाल्जेसिक है और कॉग्स इनहिबिटर है लेकिन सेलेक्टिव। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें हमारे पास जो है ना ये हमारे पास कह रहा है कि डैश इज़ एन एंटी टीबी ड्रग विच कॉजेज डिसकलरेशन ऑफ द ऑल बॉडी फ्लूइड। तो इसमें हमारे पास है रिफाम्पिन। ये असल में एंटी टीबी ड्रग है जो सारी जो बॉडी फ्लूइड जो है ना वो उसमें डिसकलरेशन कॉज कर लेता है। यहाँ पे आप लोगों की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो ख़त्म हो गए। अब आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ।
अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे पास जो है ना 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपको कह रहे होते हैं कि इसमें एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली टू बी गिवन इन द एंटेरिक फीवर। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि सिफिलिक्सिन, सेफ्ट्रोक्सोन, सीफेक्लर एंड सेफिरेट्री। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है हमारे पास सेफ्ट्रोक्सोन। अच्छा, इसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल शुड नॉट बी गिवन इन द पेशेंट एडिक्टेड टू। अब एक पेशेंट है वो एडिक्ट है किसी चीज़ को, अब इसमें हमारे पास आंसर है। तो जब वो उसको एडिक्टेड होगा ना तो उसमें हम मेट्रोनिडाज़ोल जो एंटी फंगल है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है वो है अल्कोहल। अगर पेशेंट अल्कोहल के साथ एडिक्टेड है तो उसमें आपने मेट्रोनिडाज़ोल नहीं देना। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एक्सेप्ट। सारे हमारे पास क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, लेकिन एक के अलावा। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर किस चीज़ को कहते हैं? वो एंटीबायोटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करे बैक्टीरिया की, तो उसको हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कहते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा आंसर है ना वो है सिफलोस्फोरिन, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, लेकिन सिफलोस्फोरिन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट सेफ इन लैक्टेशन। लैक्टेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें हमारे पास कौन सा ड्रग जो है ना वो सेफ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस बता रहे हैं कि कार्बामिज़ापीन है, क्लोराम्फेनिकोल है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ऑल ऑफ देम। तो इसमें जो हमारे पास ड्रग है जो सेफ़ नहीं है और ख़तरनाक है वो है क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल को हम लैक्टेशन के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मेट्रोनिडाज़ोल आर यूज्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब मेट्रोनिडाज़ोल को हम किस चीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ के। तो क्या हम जियार्डिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ। क्या हम लिवर एब्सिस में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ। डायरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन में हम मेट्रोनिडाज़ोल को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसका जो है ना इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है? कैप्टोप्रिल है, एनलप्रिल है, डेल्टाइजिम है या एटेनोलोल है। तो हमारे पास जो डेल्टाइजिम है ना, ये हमारे पास क्या है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये कैल्शियम चैनल के रिसेप्टर्स पे काम करता है, उसको ब्लॉक करता है। अच्छा, टिनाइटस इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ। अब टिनाइटस जो है ना ये हमारे पास किस चीज़ की साइड इफ़ेक्ट है? तो 25% माइक्रोलाइट्स की रिसर्च आ रही है कि 25% जो हमारे पास टिनाइटस कॉज होता है वो है माइक्रोलाइट्स के ज़रिए, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली कॉज होता है ना वो होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की वजह से। मोस्ट कॉमनली हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की वजह से कॉज होता है। तो इसका जो आंसर है वो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने ऊपर मैंने एक MCQ छोड़ा है ना, उसकी तरह यहाँ पे एक और MCQ भी है, लेकिन मैं ये आपको करा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा। को करंट यूज़ ऑफ एमोक्सिसिलिन विद क्लवोनिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब पोटेंशिएशन किस चीज़ को कहते हैं और साइनर्जिज्म किस चीज़ को कहते हैं? तो ये इसका जो आंसर है वो असल में है साइनर्जिज्म। क्लियर है? अब साइनर्जिज्म का मतलब ये है कि दो ड्रग्स को हम जो है ना यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ए कॉमन पर्पस हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो को करंट एमोक्सिसिलिन हम और क्लवोनिक एसिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? साइनर्जिज्म कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना इसकी समझ मुझे नहीं आई कि इसके जो है ना ये क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें ये क्या मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ लो, एस्प्रिन बिलोंग्स टू एसिड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्सेप्ट। सही है, तो मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि एस्प्रिन जो है ना वो एसिड्स को बिलोंग करता है और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बिल्कुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे जितनी भी है ना ये हमारे पास क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सही है, तो इसकी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ मसला है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे भी बता दें। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर लेग्जेटिव। लेग्जेटिव ड्रग्स वो होते हैं ना जो हमारे पास स्टमक के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसमें जो है ना काम करते हैं। तो हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो एंटीबायोटिक है, ओमेप्राजोल भी है, क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक है, लेकिन लेग्जेटिव जो है ना वो हमारे पास क्या है? लैक्टोलोज है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं चूज़ द करेक्ट
ट्रू फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। सो मैं इसको जब देख रहा था ना, तो बहुत सारे जो MCQs हैं इसमें बहुत सारे फॉल्स हैं, मतलब फॉल्स का ऑप्शन आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है ना फॉल्स का ऑप्शन आ जाए, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, फर्स्ट नंबर की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि एजिथ्रोमाइसिन इज़ ए फीटोटॉक्सिक ड्रग। अब ये हमें कह रहा है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है ना, ये फीटस को हार्म करता है, सही है। तो ये असल में गलत बात है, ये फीटस को हार्म नहीं करता, ठीक है, तो फॉल्स। अच्छा, एम्लोडिपिन इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिंथेसिस, तो ये अभी हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि एम्लोडिपिन जो है ना वो असल में हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, तो वो E2 सिंथेसिस पे कोई काम नहीं करता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, एन एंटी एमेटिक इज़ अ ड्रग दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ नॉजिया एंड वोमिटिंग। अब एंटी एमेटिक ड्रग्स को ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। एंटी एमेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो नॉजिया एंड वोमिटिंग के ख़िलाफ़ काम करते हैं, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोप्रानोलोल इज़ नॉट इंडिकेटेड इन द हाइपरथायराइडिज्म। अब ये नॉट को आप ज़रूर देख लिया करें। जब हाइपरथायराइडिज्म होता है ना, जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें हम जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना उसको ज़रूर यूज़ करते हैं। तो प्रोप्रानोलोल जो है ना वो इंडिकेटेड है, क्या है, हम ज़रूर यूज़ करेंगे इन द हाइपरथायराइडिज्म, ठीक हो गई बात। तो हाइपरथायराइडिज्म में जब हम बीटा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो प्रोप्रानोलोल है ना, असल में ये जो बीटा ब्लॉकर है ये हार्ट पे काम करता है, ठीक है। जब इरिथमियास हो, जब हाइपरटेंशन हो, तो वहाँ पे ये काम करते हैं, सही है। तो ये जो हाइपरथायराइडिज्म है इसमें ये इंडिकेटेड है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे ये बता रहा है कि हम हाइपरथायराइडिज्म में प्रोप्रानोलोल नहीं देते, क्लियर हो गई बात। अच्छा, बेसिट्रोसिन बिलोंग्स टू द पेंसिलिन एंटीबायोटिक, तो ये पेंसिलिन एंटीबायोटिक से बिलोंग नहीं करता, ये हमारे पास और ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये फॉल्स हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। सो स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स बिलोंग्स टू मैक्रोलाइड ग्रुप। अब ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स की क्या है, एंटीबायोटिक्स की ग्रुप से, ठीक है, क्लासिफिकेशन है। तो जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है ना, ये असल में हमारे पास है अमाइनोग्लाइकोसाइड के ग्रुप से, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप से। तो दिस ऑप्शन इज़ फॉल्स, ये MCQ हमारे पास गलत है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, टेट्रासाइक्लिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्या टेट्रासाइक्लिन को हम प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये हमारे पास जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये बात ट्रू है, क्योंकि वहाँ पे ये क्या कॉज कर सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, क्लियर हो गई बात। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दी प्रेगनेंसी है। अच्छा, प्रोक्लोराजिन ड्रग एक्ट एन हिस्टामिन रिसेप्टर। क्या प्रोक्लोराजिन जो है ना वो हिस्टामिन रिसेप्टर पे काम करता है? तो बिल्कुल नहीं करता, ये फॉल्स है, क्योंकि ये हमारे पास काम करता है D2 रिसेप्टर पे, ठीक है, ये हमारे पास D2 रिसेप्टर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सेफलोस्फोरिन और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। क्या सेफलोस्फोरिन हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है? तो नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन पे काम करते हैं, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। लास्ट वन हमारे पास क्या है कि जो ओपाइड्स एनाल्जेसिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंजाई। क्या हम ओपाइड एनाल्जेसिक्स को फंजाई से लेते हैं? तो ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि ओपाइड एनाल्जेसिक्स प्लांट से लिया जाता है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है ना वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद और भी आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये कैटेगरी बी और ये सारा, इसको तो ऊपर नीचे किया होता है ना, इसमें और कुछ भी नहीं होता। तो इंशाल्लाह और भी पेपर्स को डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो सब्सक्राइब भी करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर किया करें, ठीक है। अगर ये आप शेयर नहीं करेंगे, आपने ख़ुद इंडिविजुअल बेस पे देख लिया और दूसरे के साथ डिस्कस ही नहीं किया, तो उसको फ़ायदा ही नहीं हुआ,
ठीक है। तो दूसरों के साथ अगर आप डिस्कस करेंगे, आप जो है ना उसको बताएंगे, उसके साथ शेयर करेंगे, तो उसको भी फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से सारे जितने भी फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना पैथोलॉजी और उन चीज़ों की भी बात करेंगे, फ़र्स्ट एड भी है उसकी भी बात करेंगे। इस तरह से फार्माकोलॉजी के ऑलरेडी लेक्चर्स भी अपलोडेड है, ठीक है। तो अगर किसी को लेक्चर्स देखने हैं तो वो वहाँ से लेक्चर्स को देख सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर की जो एनाटॉमी है वो भी हुई है, और उसमें जो है ना मैंने एमसीक्यूज़ भी अपलोड करने और क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी अपलोड है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर की कोई स्टूडेंट है तो वो वहाँ पे उसको देख सकता है, ठीक है। खुश रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।